जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अराइल हैलाइड यूनिट 2 का पार्ट 2 भाई। एल्काइल हैलाइड हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे अराइल हैलाइड के ऊपर। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। व्हाट यू मीन बाय अराइल हैलाइड। तो कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर किसी प्रकार का हेलोजन लगना जरूरी नहीं है वो बेंजीन ही हो। हम बेसिकली स्टडी बेंजीन की करते हैं, लेकिन वो कुछ और भी हो सकता है। राइल कंपाउंड्स के अंदर और कंपाउंड्स भी आते हैं, कुछ भी हो सकता है। वो ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है। बहुत कंपाउंड्स पॉसिबल है। क्लियर। राइल हैलाइड बेसिकली हम पढ़ते हैं। तो पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे? टेलीग्राम से। मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम स्टडी करते हैं इसका, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट एनडीएच, मतलब डायरेक्ट हेलोजन। हेलोजन से आप कैसे बना सकते हैं कि आपके पास कोई क्लोरीन दे दिया, इस तरीके से कोई हेलोजन दे दिया आपके पास, तो आप इससे क्या बनाएंगे? आप इससे ये या फिर इससे ये कैसे बना सकते हो? क्या रिएजेंट आपको यूज़ करना पड़ेगा इसके लिए? तो आप Cl2 डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन। ये एक जर्नल क्वेश्चन है, ये मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया। लेकिन डायरेक्ट मेथड है क्या भाई? कोई भी आपके पास एक बेंजीन ग्रुप दे रखा हो, उसके अंदर आप X2 डाल दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन Fe(X3). क्लियर। और ये आपको क्या दे देगा? ये आपको इस तरीके का एक कंपाउंड दे देगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये है इसका डायरेक्ट मेथड। ये मैंने आपका पिछली वीडियो से क्वेश्चन लिया था, ताकि देख ले भाई आपको याद है या नहीं भी है। अब सेम भाई, अगर मैं आयोडीन ले लूँ, इधर I2 ले लूँ, तो I बनेगा इधर, और इधर क्या बनेगा? I बनेगा। अब HI क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसको ये रिड्यूस कर देगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं, लाइक NHO3 HiO3। इस तरीके के कुछ गुड रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, ताकि हम आयोडीजेनेशन कर सकें। क्लियर है। इसके अंदर अब हम अगली जो पढ़ते हैं वो बाय डाइजोनियम साल्ट पढ़ते हैं। तो सबसे पहले डाइजोनियम साल्ट जो है अगले सेमेस्टर में एक अलग चैप्टर ही होता है भाई। लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ इतना समझिए कि डाइजोनियम साल्ट है क्या। N2+Cl, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? डाइजोनियम साल्ट बोलते हैं। तो अब मैं इस डाइजोनियम साल्ट को अगर रिएक्शन में लूँ, तो रिएक्शन के बाद आप जानते हैं इसके ऊपर, रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, N2+Cl नेगेटिव। कुछ इस तरीके से इसकी रिएक्शन निकलती है, क्योंकि ये दोनों कंपाउंड चले गए, इस वजह से यहाँ लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, इस वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज आया तो इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? अटैक करेगा। तो वो कंपाउंड अपने को कैसा मिल जाएगा? कुछ इस तरीके का मिल जाएगा। क्लियर। इसके अंदर कुछ नेम रिएक्शंस आती हैं। तो सबसे पहले कुछ स्टेप्स बताऊं, तो इसमें कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही है, तो इंटरमीडिएट इसमें कार्बोकैटायन बनता है। 2 स्टेप रिएक्शन है, पहला स्टेप ये होता है, दूसरा स्टेप ये होता है, और तीसरा अगर मैं बताऊं तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन है। तो इसके अंदर नेम रिएक्शन आती है, 2 बड़ी प्रसिद्ध रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन और गटरमैन कोच रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन, सॉरी, कोच अलग है। कोच को भी हम अगली वीडियोस में स्टडी करेंगे। एल्ट्रीहाइड बनता है कोच से, पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं शायद, वरना आगे भी डिस्कस हम करेंगे। कोच को क्या लेते हैं? N2Cl, हम डाइजोनियम साल्ट लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl। कुछ भी हो सकता है, CuBr भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेसिकली CuCl ही लेते हैं इसके अंदर। एक जर्नल एग्जाम्पल के हिसाब से ये Cl बन जाता है, क्लोरोबेंजीन आपका कंपाउंड। क्लियर है। तो सैंड में रिएक्शन में आप क्या लेते हैं? कॉपर का पाउडर लेते हैं। इस बात को ध्यान रखना, सैंड में रिएक्शन में जो भी रिएजेंट लेंगे वो कॉपर का पाउडर लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें सिर्फ गटरमैन रिएक्शन की, उसके अंदर हम डाइजोनियम साल्ट लेते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट में हम कॉपर डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। यहाँ पर हम सिर्फ कॉपर का मेटल लेते हैं, यहाँ पर हम कॉपर का पाउडर लेते हैं। इन दोनों में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, सैंडमेयर और गटरमैन कोच रिएक्शन में। और इसमें बने आपका यही का फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेम होती है, लेकिन रिएजेंट्स अलग अलग हैं। तो रिएजेंट्स अलग अलग होने की वजह से नेम ऑफ रिएक्शन भी डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं। तीसरी जो रिएक्शन है जिसमें हम बात करेंगे वो है बोल्च सैचीमैन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त रिएक्शन है, पीछे आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी। नेम रिएक्शन है ये, बड़ी ज़बरदस्त रिएक्शन है। N2+Cl डाइजोनियम साल्ट के अंदर HbF4, याद रखना इस रिएजेंट को, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। HbF4 डाल दिया जाएगा, हीट कर दिया जाएगा, तो आपका क्या बनेगा? फ्लोरोबेंजीन बनेगा। क्लियर। और आयोडोबेंजीन अगर आपको बनाना है तो आप डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर क्या डाल दीजिए? Ki डाल दीजिए, तो आपको क्या बन जाएगा? आयोडोबेंजीन।
तो आपको पता चल गया है कि आपको अगर क्लोरीन या फिर क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो आपको कौन सी रिएक्शन यूज़ करनी है, सैंडमेयर और गटरमैन। और अगर आपको फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो आपको कौन सी रिएक्शन यूज़ करनी है, बोल्जा-सेक्चुमैन रिएक्शन। और इस रिएक्शन को यूज़ करने के लिए आपको क्या करना होगा, के डालना होगा आयोडोबेंजीन बनाने के लिए। क्लियर। तो ये थे कुछ प्रिपरेशन ऑफ मेथड विद द हेल्प ऑफ डाइजोनियम सोल्ट की सहायता से। अब अगर हम इसमें एक और मेथड की बात करें जो बेसिकली बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेथड है, काफ़ी डिस्कस में आता है ये मेथड। हमने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में बात की थी, आपको नाम पढ़ के अंदाजा आ जाएगा, हंड्रेडिक्स रिएक्शन। हंड्रेडिक्स रिएक्शन मैंने आपको बताई दी कि इसके अंदर हम क्या लेते हैं, बेसिकली सोल्ट लेते हैं, किसका, सिल्वर का सोल्ट लेते हैं, उसके अंदर हम Br2 डाल देते हैं रिएजेंट, और CCl4 क्यों लेते हैं, क्योंकि ये कौन सा रिएजेंट है, एक नॉन पोलर रिएजेंट है, और HBrF ये अपने को ये बना के दे देता है। मतलब इसके अंदर 100 रिएक्शन के अंदर अपने को ब्रोमो कंपाउंड से देखने को मिलते हैं। दूसरी और आखिरी जो प्रिपरेशन की रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन विद फिनोल। यदि आप फिनोल को देखिएगा, फिनोल को आप देखो, फिनोल का एक अलग चैप्टर आएगा, आगे वीडियो आएगी उसके अंदर भी डिस्कस करेंगे। अगर आप इसके अंदर PCl5 डाल देते हो ना तो आपका क्लोरोबेंजीन बन के तैयार हो जाता है। आगे बताऊंगा कैसे होता है वो हम लेटर में डिस्कस करेंगे, इसके मैकेनिज्म को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे, कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है एल्कोहल के चैप्टर के अंदर, क्योंकि उसी का ये रिएजेंट है। और वैसे भी अगर मैं बताऊं, शायद इससे पीछे में मैं बता चुका हूँ, मुझे ध्यान नहीं है कि इसका मैकेनिज्म बता दिया था या नहीं बता दिया था मैंने, शायद तो बता दिया था SN1 SN2 के अंदर, कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, बाय प्रोडक्ट POCl3 प्लस HCl बनता है। क्लियर। और ये है न्यूक्लियोफिल की तरह इसके ऊपर अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक SN1 रिएक्शन इसके अंदर होती है जिसके कारण ये चेंज हो जाता है। आई थिंक आई विल डिस्कस इट। क्लियर। किसके, ये एक फिनोल से जब भी आपको बनाना है तो PCl5 PCl3 भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं PCl3 के लिए, लेकिन उसका जो बाय प्रोडक्ट बनेगा वो HPO3 बनेगा, ये उसका बाय प्रोडक्ट बनता है। क्लियर। कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब अगर अगली बात करें हम इसकी फिजिकल स्टेट्स की, कि फिजिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, तो डेंसिटी इसकी ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी, डेंसिटी इसकी ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी। सोल्यूबिलिटी की अगर हम बात करें तो सोल्यूबिलिटी का क्या कंसेप्ट है इसके अंदर, कि इसका साइज होता है बड़ा। अब साइज बड़े होने की वजह से क्या होगा कि कई बार तो ये वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाता है, लेकिन ड्यू टू इट्स लार्ज साइज मेनी टाइम्स इट इज़ नॉट सोल्यूबल इन द वाटर, बट लेकिन जो पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उनके अंदर बड़े अच्छे से ये क्या हो जाता है, सोल्यूबल होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम इसके अंदर चर्चा करें, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम डिस्कशन करें तो ये दोनों क्या होती हैं, वेट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है, लेकिन चेन जैसे जैसे बनती जाएगी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, लेकिन जैसे जैसे ब्रांचिंग होती जाएगी वैसे वैसे इसका घटता जाएगा। आप PDF ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि PDF के अंदर आपको क्वेश्चन भी दिए होते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन ज़रूर देता हूँ मैं PDF के अंदर बीच बीच में, ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन को, कंसेप्ट को सीख सकें। वो क्वेश्चन मैं वीडियो के अंदर नहीं कराता हूँ, लेकिन PDF के अंदर उनका सोल्यूशन भी दिया होता है। आप PDF ज़रूर डाउनलोड करें टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर कर। अब इसकी हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। तो केमिकल रिएक्शंस में हम पहली जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ArSN2। ये SN2 ही है, लेकिन कौन सी SN2 है, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, एरोमेटिक बाई मोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, ऐसे इसको बन सकता है। लेकिन पढ़ने का जो इसका एक्चुअल तरीका होता है वो क्या होता है, 2 को क्या बोलते हैं, बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक रिएक्शन, इसको ये पूरा नाम होता है इसका। क्लियर। अब इस नाम के अंदर क्या दिक्कत आई कि हमने कोई भी एक ले लिया, जैसे कोई भी एक हेलोजन ग्रुप ले लिया। क्लियर। इसके अंदर जब भी हमने न्यूक्लियोफिलिक का अटैक कराने की कोशिश की, सिंपली मेरी बात थोड़ी ध्यान से सोच समझ के करना कि मैं बोल क्या रहा हूँ और आप समझ क्या रहे हैं। यहाँ मैंने डाइजोनियम साल्ट नहीं लिया, कहीं आप सैंडमेयर और गटरमैन का वो देने लग जाए उदाहरण। मैंने इसके अंदर क्या किया, न्यूक्लियोफिलिक को ऐड किया, क्योंकि मैं ArNSN2 करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, ऐसा क्यों होगा, पहली बात तो जो ये हेलोजन है इसके जो लोन पेयर हैं वो इस एरोमेटिक रिंग के साथ क्या करेंगे, रेजोनेंस करेंगे, इसके कारण नहीं होगी। दूसरी बात, ऐसा नहीं होती नहीं, कुछ स्पेशल केसेस में हो जाती है, वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहला कारण क्या है कि जनरली रिएक्शन नहीं होती, क्यों, क्योंकि लोन पेयर किस में है, रेजोनेंस में है। दूसरी बात, ये जो कार्बन है ये कार्बन होता है sp2, और sp2 कार्बन होने की वजह से इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक वो नहीं कर पाता, अटैक नहीं कर पाता। और सबसे मेन रीजन सुनो, अगर मैं इस एक्स को यहाँ से हटा दूँ, एक्स को चला जाए
तो एक्स चला जाने के बाद इसके ऊपर कैसे कैसे चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो इसके ऊपर पहले से ही न्यूक्लियो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। अब और इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक करेंगे तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, इस वजह से भी इसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं होती है। लेकिन विद सम स्पेशल इफेक्ट्स एंड स्पेशल कंडीशंस वी विल कंप्लीटेड दिस रिएक्शन। हाउ, इसको समझिएगा, इसके में हम इसका मैकेनिज्म भी यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे आपको, मेजर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी यहाँ समझाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। तो स्पेशल केसेस में कब बना सकते हैं हम इसको, बना सकते हैं यूजिंग डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस जो है आपकी अल्कोहल बनाने की प्रोसेस होती है बेसिकली। इसको हम अल्कोहल चैप्टर में मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ते हैं, लेकिन यहीं पे समझिएगा इसका मतलब क्या होता है कि आप कोई भी बेंजीन ले लीजिए, मैंने क्लोरोबेंजीन ले लिया, आप कोई भी एराइल हैलाइड ले लीजिएगा, NOH उसके अंदर डाल दीजिए, क्या डाल दीजिए उसके अंदर, NaOH उसके अंदर डाल दीजिए विद द एसिडिक मीडियम इन द हीटेड 6-3, इतनी ये हीट याद रखनी पड़ेगी, 6 to 3 केल्विन हीट के अंदर डालोगे तो वो क्या बना देगा, आपका सोल्ट बना देगा, ONA। अब ये ONA जब रिएक्शन करेगा H पॉजिटिव के साथ, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन होती है इसके साथ, सेकंड स्टेप में रिएक्शन होगी H पॉजिटिव के साथ। अब ये सोल्ट बाहर चला जाएगा, Na सोल्ट जो है बाहर चला जाएगा, O बच जाएगा, O के ऊपर कैसे चार्ज आएगा, नेगेटिव, नॉन नेगेटिव किसको अट्रैक्ट कर लेगा, पॉजिटिव को, तो इसके अंदर फिनॉल बन जाएगा, मतलब ये रिएक्शन हो जाएगी। ये रिएक्शन कैसी है, ArSN2 रिएक्शन है, क्लियर। लेकिन आपने देखो, मैं अभी डिफरेंस बताता हूँ आपको SN2 और ArSN2 के अंदर। ArSN2, तो SN2 आपकी एक स्टेप में होती है, पिछली वीडियो में डिस्कस किया डिटेल में कि एक स्टेप में होती है, जबकि ArSN2 आपने स्पेशल केस में देखा वो 2 स्टेप में हो रही है, क्लियर। ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक रिएक्शन के अंदर, क्लियर। अब देखो, हमने पहली प्रोसेस तो डाउस प्रोसेस की, दूसरा हम इसे यूज कर सकते हैं, किससे, हम NO2 ग्रुप को लगाकर भी इसमें इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं सर, जितने NO2 ग्रुप हो उतना अच्छा, एक हो तो जल्दी होगी, 2 हो तो एक वाले से जल्दी होगी, 3 NO2 ग्रुप लगे हो तो बहुत जल्दी होगी। क्यों जल्दी होगी, माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट कहाँ डिस्कस किया था, यूनिट 1 के अंदर डिस्कस किया था, सेकंड सेमेस्टर की एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर, क्लियर। वहाँ से उसको ध्यान रखिएगा, माइनस M इफेक्ट को, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज नहीं करते हैं, इंक्रीज नहीं करें जो कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन रिंग को न दें, ऐसे कंपाउंड्स को आप बेसिकली क्या बोलते हैं, -M इफेक्ट वाले कंपाउंड्स बोलते हैं, जो रिंग को इलेक्ट्रॉन ना दें, क्लियर। अब इसके अंदर जैसे क्लोरोबेंजीन, इसके अंदर मैंने NO2 ग्रुप लगा दिया, कहीं भी लगा दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, 1 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, 5 लगाओ, सबसे बेस्ट है एक NO2 ग्रुप में लगा के। मैं आपको एग्जांपल के साथ दे रहा हूँ, इसका मैकेनिज्म समझा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिएगा, आपके पास NaOH पॉजिटिव है तो Na नेगेटिव क्या करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा NaOH के अंदर। अब क्या होगा, हम इसको समझने के लिए इसका एक डायग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसको बीच में ऐसे में इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्लियर। मैंने ये क्या बना लिया, एक बेंजीन बना लिया, इसको आप रफ कर दीजिए। अब ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पर अटैक कर देगा, ताकि ये जो कंपाउंड का ये इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर अटैक कर सके, क्लियर। तो ये अटैक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर NO2 था और ये बॉन्ड टूट के यहाँ नेगेटिव चार्ज आ चुका होगा, यहाँ Cl लगा होगा और OH नेगेटिव लगा होगा। अब क्या हुआ कि ये कंपाउंड नहीं है स्टेबल, ये यहाँ देखो रेजोनेंस हो रही है, नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेगेटिव कॉन्जुगेशन है, मतलब यहाँ रेजोनेंस पॉसिबल होगी, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा, जिसको मैं रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊंगा। अब अगले स्टेप में क्या हुआ, अगले स्टेप में ये जो Cl है ये रिमूव हो जाएगा यहाँ से, क्लियर, ये Cl हो जाएगा रिमूव, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अटैक कर देगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अटैक कर देगा, जिसके कारण यहाँ पर दोबारा से बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और OH नेगेटिव अपना कंपाउंड बन जाएगा, क्लियर। और यहाँ पर NO2 का NO2 लगा रहेगा, क्लियर। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, क्लोरीन से भी आप क्या कर सकते हैं, फिनॉल बना सकते हैं, और इसी को बोलते हैं ArSN2 रिएक्शन, क्लियर, ArSN2 रिएक्शन। अब ये देखो, ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, इसके बारे में स्टडी करते हैं थोड़ा डिटेल में। रिएक्शन तो मैंने समझा दी, मैकेनिज्म समझा दिया कैसे होता है, अब इसका थोड़ा डिटेल एनालिसिस करते हैं कि ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, तो ये अपने आप को नॉन एरोमेटिक है तो ये स्टेबल नहीं है, तो ये अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए दोबारा ये प्रोसेस इस वजह से कर रहा है, क्लियर, क्योंकि वरना यहीं पे रुक जाती है, लेकिन नॉन एरोमेटिक स्टेबल नहीं है, तो इस वजह से मैंने इस स्टेप को रिकवर किया है, क्लियर। इस वजह से इस स्टेप को मैंने रिकवर किया था कि एरोमेटिक बन जाए और स्टेबल बन जाए। तो अब इसके अंदर रेजोनेंस पॉसिबल है, तो रेजोनेंस होने के कारण जो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है, आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए, नहीं आते
तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, आप उसे सीखें भाई पहली वीडियोस के अंदर से देख कर। इस यहाँ पर मैं उसकी रेजोनेंस नहीं सिखा सकता। NO2 यहाँ लगा हुआ है, ये थोड़ा लेंथी बन गया। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कहाँ पर रिमूव करेगा, पहले ये बॉन्ड यहाँ पर बनेगा, फिर यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा, फिर यहाँ पे, फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा। मतलब यहाँ तक वो जो बॉन्ड है नेगेटिव चार्ज है उस क्या करेगा, मूव करेगा। यहाँ इस एरिया में मूव नहीं कर रहा, ध्यान से इस हाइब्रिड स्ट्रक्चर को ध्यान से बना लेना क्लियरिटी के साथ भाई, यहीं तक वो मूव कर रहा है। PDF के अंदर ध्यान से देख लेना। इसी स्ट्रक्चर को जो है बोलते हैं मेजी-हेनी-सैमर कॉम्प्लेक्स। पूछ सकता है आपसे, क्लियर, मेजी-हेनी-सैमर कॉम्प्लेक्स। और आपको अगर याद हो तो एरोमेटिक के अंदर भी एक जो है क्या बनता है, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, जिसको व्हील्स कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्लियर, वो आप एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर मैंने बताया था कैसे बनेगा। यहाँ पर जो बनता है उसका नाम भी बता दिया मैंने, कैसे बनता है वो भी बता दिया, पूरी प्रोसेस के साथ रिएक्शन भी बता दी, और होती क्या है वो भी बता दी मैंने। क्लियर, ArSN2 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ArSN2 के अंदर अगर दो स्टेप रिएक्शन है तो इसका एनर्जी डायग्राम बनाएं। अगर हम इधर एनर्जी को लें, इधर डिस्टेंस को लें, तो कुछ इस प्रकार का इसका ग्राफ निकल के आता है। क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो है स्लो है, इस वजह से एनर्जी ज़्यादा होगी, और सेकेंड स्टेप स्लो है इस वजह से कम होगी। जैसा कि आप जानते हैं ये जो है ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट बनाती हैं TS2 TS1, और इस स्टेप को क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट बोलते हैं। इसके ऊपर भी हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं अल्काइल हैलाइड के अंदर। मैं यहाँ पे सिर्फ बनाना आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपके पास क्या दिया हुआ था, ArX दिया हुआ था, यहाँ आपको क्या मिल गया, AR, जिसके अंदर न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया, और न्यूक्लियोफाइल क्या था, OH था। यहाँ पर इसका जर्नल मैकेनिज्म कई बार बुक्स में कैसे दिया जाता है कि आपको यहाँ पर X लगा देगा और यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल लिख देगा, तो वही है, जहाँ पर OH लगा वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लिख लेना, और जहाँ पर Cl वहाँ पे क्लोरीन लिख लेना। वही सेम मैकेनिज्म है, मैंने एग्जांपल से समझा दिया कि ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ से क्लोरीन मूव करेगा, OH रिमूव करेगा, डबल बॉन्ड दोबारा बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल नहीं होते, एरोमेटिक कंपाउंड्स को स्टेबलाइज करने के लिए इस वजह से बनता है। चलिए, तो इसका मैं एक बार जनरल बता भी देता हूँ ताकि किसी बंदे को कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, भाई बाद में मेरे ऊपर उंगली ना उठे कि भाई इन्होंने नहीं करवाया। तो देख लीजिएगा ArNSN2 का जर्नल मैकेनिज्म होता क्या है। देखिएगा, यहाँ मैंने क्लोरीन लगा दिया, मैंने इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल लगाया। मैंने पहला स्टेप स्लो बताया ताकि एनर्जी वो बने, क्योंकि ये क्या बनेगा, यहाँ पे इसको रिमूव करने में टाइम लगेगा। यहाँ पे ये बॉन्ड सेम रहेंगे, NO2 लग जाएगा, इसके साथ NO2 लगा हुआ, नेगेटिव चार्ज आ गया। यहाँ पर X लग गया, साथ में न्यूक्लियोफाइल लग गया। ये क्या था, रेजोनेंस स्टेबलाइज था, रेजोनेंस नॉन एरोमेटिक कंपाउंड था। और दोबारा से अब क्या होगा, इसके अंदर ये कंपाउंड, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा, ऐसे कुछ ये एक कंपाउंड बनेगा, और इसको अपने पास ArNSN2 इसके मैकेनिज्म को बोला जाता है। इसके एक दूसरा नाम भी है, समझो क्या नाम है। पहले देखो क्या हो रहा है, पहले डबल बॉन्ड टूट रहा है, मतलब एडिशन हो रहा है, और फिर डबल बॉन्ड दोबारा बन गया। लेकिन अब की बार क्या हो रहा है, एक ग्रुप क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है। तो एलिमिनेशन, तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाता है, ArSN2 का दूसरा नाम पूछ लिया जाए तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, बता दिया क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड टूट रहा है पहले, फिर कुछ न कुछ हट रहा है, तो पहले डबल बॉन्ड टूटने का एडिशन लगा, फिर कुछ रिमूव हो रहा है, इस वजह से एलिमिनेशन लगा। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं ArNSN2 का पूरा डिटेल मैकेनिज्म। अब अगर हम बात करते हैं बेंजाइन्स मैकेनिज्म के ऊपर, बेंजाइन्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो हम इसी के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि बेंजाइन्स होते क्या है। बेंजाइन्स एक हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होती है, लाइक अ बेंजीन। जैसे आपका एक बेंजीन होता है, उसी की तरह एक क्या होती है, रिएक्टिव स्पीसीज होती है, लेकिन इसके अंदर एक फालतू डबल बॉन्ड मिलता है, एक और डबल बॉन्ड मिलता है, जो डबल बॉन्ड इनके किसकी XY और Y प्लेन की फॉर्मेशन की वजह से बनता है। क्लियर, तो इसको रिप्रेजेंट आप इस तरीके से भी कर सकते हो, और इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। कई बार बुक्स में जो जनरली इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, बाहर की साइड एक अलग बॉन्ड दिखाकर। क्लियर,
मतलब कि एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बेंजीन के अंदर जर्नली क्या होते हैं, 3 डबल बॉन्ड होते हैं, एक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड पाया जाता है, उसी को बोलते हैं आप बेंजाइंस, उसी को बोलते हैं बेंजाइंस। और बेंजाइंस क्या है आपका, हाईली रिएक्टिव स्पीशीज है, और इसका जो ये डबल बॉन्ड नया फॉर्मेशन होता है ये वीक होता है, इस वजह से टूट जाता है जल्दी। इसकी कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे आप अभी कि कैसे कैसे इसका जनरल मैकेनिज्म होता है, कैसे कैसे इसकी स्टडी करते हैं आप, उस सारी चीज़ों को अभी आप समझेंगे। क्लियर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर जो हम कार्बन लेते हैं वो आइसोट्रोपिक कार्बन लेते हैं, आइसोट्रोपिक कार्बन लेते हैं। ऐसा क्यों लेते हैं सर, आइसोट्रोपिक कार्बन लेते क्यों हैं कि आइसोट्रोपिक कार्बन लें आप? तो आइसोट्रोपिक कार्बन को मैं डिनोट करता हूँ स्टार से। आइसोट्रोपिक कार्बन लेने का मतलब क्या है कि एक तो CH बॉन्ड हो, एक CD बॉन्ड हो। अब CH बॉन्ड किसके अंदर पाया जाएगा, आइसोट्रोपिक कार्बन के ऊपर। और इन दोनों में से अगर एज कम्पेयर टू देखा जाए तो बॉन्ड ब्रेकिंग में आसान कौन सा है, ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा, ये बॉन्ड टूटने में टाइम लगाएगा। तो इस वजह से आप क्या लेते हैं, आइसोट्रोपिक कार्बन लेते हैं। जस्ट एक कार्बन ही होता है जिसको एक स्पेशल नोटेशन स्टार से जो है डिनोट कर दिया जाता है। क्लियर। और इस रिएक्शन को जो बेंजाइन्स के अंदर रिएक्शन होते हैं उसको हम एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। उसको समझेंगे आप कैसे, क्योंकि पहले कोई ना कोई कंपाउंड टूटेगा, फिर ये एक एक्स्ट्रा बॉन्ड टूटेगा, पहले एक कंपाउंड हटेगा, फिर एक कंपाउंड जो एक्स्ट्रा बॉन्ड है वो टूटेगा, इस वजह से आखिर में एडिशन करते हैं। और इसको हम एडिशन एलिमिनेशन बोलते हैं, इसको एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। इसके जनरल मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं विद एन एग्जांपल, और इसी में हम पढ़ेंगे सिन सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इप्सो क्या होता है। क्लियर। उसी को मैं समझाने के लिए आपको समझाता हूँ, क्वेश्चन की सहायता से हम समझते हैं कि मैंने ले लिया, मैंने एक कोई भी एक जर्नल कंपाउंड ले लिया है, इस तरीके से बेंजीन है ये, और ये क्लोरीन, और ये जो कार्बन है इसका, ये कार्बन, ये डोटेड कार्बन जो है इसको मैंने स्टार कार्बन ले लिया है। क्लियर। इसके अंदर मैं डाल देता हूँ NaNH2। इसके अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि न्यूक्लियोफाइल क्या है तो NH2 नेगेटिव, ये क्या है, इसका एक न्यूक्लियोफाइल है। इसमें किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हो भी नहीं सकती। क्लियर। तो होगा क्या कि इस साइड एक H होगा, इसके ऊपर H होगा बेंजीन का, वो बेंजीन का H क्या करेगा, यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा और इस H को रिमूव कर देगा। रिएक्शन का मैकेनिज्म बता रहा हूँ कि ये H अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा। इलेक्ट्रॉन दोनों यहाँ पर देने की वजह से, इलेक्ट्रॉन दोनों यहाँ पर देने की वजह से यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये स्टार कार्बन था। और यहाँ से क्लोरीन रिमूव होने की वजह से क्लोरीन रिमूव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस इसके अंदर से जो है क्लोरीन रिमूव हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं, क्लोरीन रिमूव हो चुका है इसके अंदर से। Cl मैंने फर्स्ट स्टेप में रिमूव कर दिया, लेकिन एक्चुअली 2 स्टेप रिएक्शन होती है, मैंने इतना ही बना के छोड़ दिया, प्लस Cl नेगेटिव रिमूव हो गया। अब इसके अंदर आएगा न्यूक्लियोफाइल, जो अपने लिया है NH2 नेगेटिव, ये अपने क्या लिया है, न्यूक्लियोफाइल लिया हुआ है इसके अंदर। अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब इस न्यूक्लियोफाइल के पास 2 पोजिशन है, समझना इस कंसेप्ट को थोड़ा, एक डबल बॉन्ड इधर है, एक डबल बॉन्ड इधर, और ये स्टार कार्बन है। या तो ऐसा हो जाए भाई ये न्यूक्लियोफाइल आया अटैक करने के लिए, NH2 नेगेटिव अटैक करने के लिए आया, या तो ऐसा हो जाए कि ये जो डबल बॉन्ड है ये इस तरीके से टूट जाए, नेगेटिव चार्ज इधर आ जाए और पॉजिटिव चार्ज उधर चला जाए। क्लियर। पॉजिटिव चार्ज उधर चला जाए, नेगेटिव चार्ज इधर आ जाए, तो नेगेटिव नेगेटिव, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज के ऊपर यहाँ इसके अगर ऐसे टूटा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, तो पॉजिटिव के ऊपर NH2 न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, तो NH2 यहाँ पर ऐड हो गया और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बना रहा। अब इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर H पॉजिटिव आकर अटैक कर देगा, दोबारा से H लग जाएगा, तो दोबारा से बेंजीन बन जाएगा, ये दोबारा से क्या बन जाएगा, NH2 नेगेटिव। क्लियर। इसका एक नाम भी होता है, अभी नाम के ऊपर बात करेंगे आप क्या होता है। या फिर ऐसा हो जाए भाई ये जो बॉन्ड था ये इस तरफ न टूटने की बजाय इस तरफ टूट जाए, मीन्स ये दोनों इलेक्ट्रॉन पहले इस तरफ दे रहा था, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ दे दे, मतलब नेगेटिव चार्ज आ जाए इसके ऊपर। क्लियर। नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाए, स्टार वाले के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, और यहाँ पर आकर क्या लग जाएगा अपना न्यूक्लियोफाइल, मतलब NH2 लग गया आगे। अब H पॉजिटिव दे दो और H पॉजिटिव कहाँ लग जाए जाके, NH2 स्टार H इसके ऊपर लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत समस्या कोई दिक्कत नहीं है। हमको ये ना कहते कि इसका H बार लिखा इसका H नहीं लिखा, वो इसके अंदर अंडरस्टूड सी बात है, बेंजीन के अंदर एक H, अब मैंने रिप्रेजेंट करूँ या ना करूँ होता ही है वो तो। क्लियर। ये प्रोसेस थी। अब समझो किसको इप्सो बोलते हैं और किसको सिन एडिशन बोलते हैं, नाम समझना।
अगर आपका न्यूक्लियोफाइल स्टार कार्बन आइसोट्रोपिक कार्बन के ऊपर आके लगता है, अगर आपका न्यूक्लियोफाइल किस कार्बन के ऊपर, स्टार कार्बन के ऊपर लगता है, तो उस कंपाउंड को बोलते हैं इप्सो। याद रखना इस चीज को, मैं भूलने नहीं दूंगा। न्यूक्लियोफाइल कहाँ लगे, जहां स्टार कार्बन है, उसको क्या बोलते हैं, इप्सो। और अगर न्यूक्लियोफाइल कहाँ लगे, जहां पर स्टार कार्बन से दूसरी पोजीशन पे लगे, तो उसको बोलते हैं सिन सब्स्टिट्यूशन, SCINE, सिन सब्स्टिट्यूशन। इसमें किसी को कन्फ्यूजन हो तो बता दो भाई, अभी दिक्कत सॉल्व हो जाएगी आप लोगों की। क्लियर? आप लोग इस वीडियो को पॉज करके एक बार बैक करके समझ लेना, अच्छे से समझ आएगा। मेरे को पूरी आशा उम्मीद है कि नहीं आएगी इसमें दिक्कत। ये मैंने पूरी अच्छे से समझाया है। यहीं पे आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, ये नेगेटिव चार्ज इधर है क्योंकि बॉन्ड टूटा तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, या फिर ऐसे हो सकता है यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। अगर कार्बन है, कार्बन जो स्टार कार्बन है उसके ऊपर ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और लगता है तो उसको इप्सो बोलते हैं, और उससे दूसरी पोजिशन पर लगता है स्टार पोजिशन पे तो उसको सिन एडिशन, सिन सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। जनरल नेम्स हैं। तो अब अगर हम बात करें हेलोजिनेशन की, अगला टॉपिक है हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिकल क्राफ्ट रिएक्शन, और इसके बाद बात करें डीहेलोजिनेशन, फिटिंग रिएक्शन, उल्मर रिएक्शन, वुड सेकंड रिएक्शन। ये बस ये 6-7 10 से 9-10 नेम रिएक्शन और बस थी, उसको करने के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैंने ले लिया अराइल हैलाइड, कोई भी कंपाउंड ले लीजिए अराइल हैलाइड, उसके अंदर X2 के प्रेजेंस में FeX3 डालोगे। मैंने पहले ही बता दिया था क्या बनेगा आपका Cl, या तो Cl पैरा पे लग सकता है, X जो भी कंपाउंड आपका पैरा पे लग सकता है, या फिर आपका क्या लग सकता है, ऑर्थो पे लग सकता है। अब ऑर्थो और पैरा पे लगा, ध्यान से सुनना, ऑर्थो पे लगा या फिर पैरा पे लगा, ऑर्थो पे लगा या फिर पैरा पे लगा, तो मेजर कौन सा होगा। तो कभी भी एक बात दिमाग में डाल लेना, जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसमें मेजर ऑलवेज कौन होगा, पैरा होगा। इस चीज को अपने दिमाग में फिट कर लेना। ये थी हेलोजिनेशन रिएक्शन। दूसरी बात करते हैं नाइट्रेशन की, बिना किसी देरी के। कंसनट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 में डाल दोगे तो आपका NO2 क्या बनेगा, एक वो एक बार यहाँ लगेगा आके, और एक बार आपके यहाँ लगेगा आके, और दोनों में मेजर कौन सा है, ये वाला। कोई दिक्कत नहीं। इसी में अगर मैं बताऊं, इसी पेज के ऊपर एडिशन करूं सल्फोनेशन का, क्योंकि मैं अगला पेज यूज़ नहीं करना चाहता इसके लिए, सल्फोनेशन के लिए। तो सल्फोनेशन में आप क्या डालते हैं, ओलियम डाल दो, कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल दो, अकेला ओलियम डाल दो, प्लस SO3 डाल दो, कुछ डाल दो। ये सारे सल्फोनेशन कंपाउंड जो जितने भी रिएजेंट हो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, वही सेम है। तो सिमिलरली क्या लगेगा, SO3H प्लस क्या लगेगा, क्लोरीन SO3H। एक बार ऑर्थो पे लगा दो, एक बार मेटा पे लगा दो। ये तो पता है ना इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट करता है ये, और उसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट होता है, ये सारी चीज़ें तो जानते हो, ये भी नहीं जानते क्या? ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं बेंजाइन, उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक कंपाउंड्स यूनिट 1 के अंदर, ये सारी चीज़ें तो हम डिस्कस करके आए हैं भाई। तो अगली बात हम करते हैं फ्रिंकल क्राफ्ट रिएक्शन के ऊपर। फ्रिंकल क्राफ्ट रिएक्शन दो प्रकार से होती है एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर ही। एक जर्नली मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। फ्रिंकल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रिंकल बोल रहा हूँ सॉरी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। एक फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन भी होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन क्या होती है, क्लियर, और इसकी भी हम डिस्कस कर लेते हैं जनरली होती क्या है, क्लियर। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन या फिर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। क्या डालते हैं, RCl डालते हैं, किसकी प्रेजेंस में डालते हैं, अनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में डालते हैं। बनता क्या है, सॉरी यहाँ पे क्या लिया था, बेंजीन, क्लोरोबेंजीन लिया हुआ था। यहाँ पे क्या लिया हुआ था, क्लोरोबेंजीन था। तो यहाँ पर क्लोरीन है, तो अब R ग्रुप कहाँ लगेगा, इसके ऊपर लगा दो, एक बार ऑर्थो पे, एक बार मेटा पे। इनके मैकेनिज्म डिटेल डिस्कस कर चुके हैं भाई यूनिट 1 के अंदर, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ सीधा। या फिर कोई ऐसे दे दे, RCOOCl दे दे, इस तरीके से दे दे, अनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। अनहाइड्रस क्यों लेते हैं, अनहाइड्रस इस वजह से लेते हैं ताकि इसके अंदर पानी ना बचे, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल को खुद अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, वाटर इस पर कोई प्रभाव ना डाल पाए, इस वजह से डालते हैं बेसिकली अपन।
तो एक बार जो R ग्रुप है, CO ग्रुप है, वो यहाँ लग जाएगा और एक बार कहाँ लग जाएगा, पैरा पोजीशन पे लग जाएगा। ये PDF के अंदर दी हुई है, आप इन चीज़ों को पढ़ लेना, काफ़ी बार डिस्कस हो चुकी है ये भी, इस वजह से मेरा भी इसमें से अभी वो नहीं रहा कि इसका मैकेनिज्म समझाऊँ। कई बार आप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कई बार इससे पहले भी पढ़ चुके हो आप। इसमें मैंने जो एल्काइल हैलाइड की वीडियो आई थी उसके अंदर भी इसका डिटेल बात की थी। अब डिटेल बात करने का कोई मतलब नहीं है, अब सीधी मैं बता रहा हूँ कि कैसे होता है। अब अगली बात करते हैं डीहैलोजिनेशन की। डीहैलोजिनेशन होती क्या है? डीहैलोजिनेशन होती क्या है? तो डीहैलोजिनेशन का मतलब क्या है कि हैलोजन का रिमूवल। तो हैलोजन का रिमूवल आप लोग जानते हैं, एक एक्स मैंने इधर ले लिया, एक्स इधर ले लिया, एच इधर ले लिया, एच इधर ले लिया। अगर इसके अंदर मैं डाल दूँ NaI प्लस एसीटोन, कैसीटोन एसीटोन, एसीटोन डाल दिया तो वो इस H को यहाँ से रिमूव करेगा, इस X को यहाँ से रिमूव कर देगा और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना देगा। कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनेगा, एल्कीन बन जाएगी। अब आपको याद आएगा कि सर NaI एसीटोन, ये तो फ्रिंकल क्राफ्ट रिएक्शन का भी, सॉरी फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन का भी क्या है, ये कंपाउंड वो है कंपाउंड। लेकिन फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन किस लिए की जाती है? सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए फिर रिएक्शन होती क्यों है। वो किसके लिए एडिशन के लिए होती है? वो आयोडीन के एडिशन के लिए रिएक्शन होती है। इसे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि होती क्या है। लेकिन उसके अंदर खासियत क्या होती है, वो मोनो हैलोजन के अंदर होती है, मतलब उसमें एक हैलोजन होगा, यहाँ पर दो हैलोजन, इस वजह से जब ये रिएजेंट डलेगा तो इन दोनों को एक्स को रिमूव कर देगा। क्लियर? या फिर आप क्या कर सकते हैं, दोनों हैलोजन्स को अगर आपको रिमूव करना, दो हैलोजन दे के, तो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, आप जिंक डाल दीजिए, तो जिंक डालने के कारण भी ZnX2 ये बाहर निकाल देगा और इस तरीके से आपकी रिएक्शन बन जाएगी। इसके अंदर एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट आती है, फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन जमा सेम होती है किसकी तरह? वुड्स रिएक्शन की तरह, सिमिलर, जमा सेम वुड्स रिएक्शन की कॉपी है, वुड्स रिएक्शन की डिटो कॉपी मान लो एक तरीके से। जैसे वुड्स रिएक्शन के अंदर हम लेते थे RX लेते थे, क्लियर, डबल ऑफ RX लेते थे किसकी प्रेजेंस में? सोडियम की प्रेजेंस में, DR की ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो उसके अंदर क्या बनता था? RR बनता था। उसी प्रकार से फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर आप क्या लेते हैं, कोई भी ये ले लीजिए, डबल टाइम ऑफ हैलाइड ले लीजिए, किसके अंदर? सोडियम के अंदर डाल दीजिए ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, रिएजेंट सेम रहेगा, बने भी सेम कंपाउंड का, डबल बनेगा इसका, क्लियर, डबल बिल्कुल सेम डिटो, डाइफिनाइल बोलते हैं इसको, क्लियर, क्या बोलते हैं? डाइफिनाइल बोलते हैं इसको। और इसी में एक रिएक्शन आती है उलमैन रिएक्शन, उलमैन रिएक्शन, नाम ध्यान से रखना भाई, उलमैन रिएक्शन। प्रोडक्ट इसमें भी सेम बनता है लेकिन इसके अंदर आयोडोबेंजीन यूज किया जाता है, क्लियर, इस तरीके से कंपाउंड होता है। लेकिन इसका जो रिएजेंट होता है वो कॉपर का पाउडर होता है, सिंपल कॉपर का पाउडर। अगर मैं कॉपर के पाउडर को किसके अंदर डाल दूँ, HCl के अंदर डाल दूँ या HBr के अंदर डालूँ, तो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? गटरमैन। अगर सिंपल कॉपर डाल दिया तो वो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? उल्मर रिएक्शन। कन्फ्यूजन नहीं, कन्फ्यूजन करोगे केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री का सबसे बड़ा खेल रिएजेंट है, अगर रिएजेंट के साथ खेल गए तो सब खेल जाओगे, रिएजेंट बनने बहुत मुश्किल है, क्लियर। ये कंपाउंड इसका बनेगा सिंपल। ये तो जितनी भी नेम रिएक्शन होते हैं ना, उनका सिर्फ आपको डायरेक्ट मेथड पता होना चाहिए, साथ में आपको क्या पता होना चाहिए उनका कि उनको किस तरीके से मैंने बनाया, उनका रिएजेंट क्या है, रिएजेंट का वर्क क्या है। अब आप दोनों को कोलैब कर लेते हैं भाई, वुड्स रिएक्शन कर ली। अब वुड्स और फिटिंग रिएक्शन को एक साथ कर लिया, मतलब नाम बन गया वुड्स फिटिंग रिएक्शन। क्या कंपाउंड यूज़ कर दिया? RX यूज़ कर दिया, डबल टाइम नहीं, सिंगल टाइम, सॉरी, क्योंकि वहाँ पर तो RR बनाना होता ना। PHX यूज़ कर दिया, PH क्या नोट करना? फिनॉल। इसको डाल दिया Na प्लस ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो अपने पास क्या बनेगा? RPH। किसी को कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, वुड्स फिटिंग रिएक्शन जर्नल सिंपल रिएक्शन मैंने बता दी है क्या होती है। अब एक और पूछ लिया जाता है कई बार इसके अंदर, ग्रेनाल्ड रिएजेंट की प्रेजेंस में। ग्रेनाल्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX, R के ऊपर नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन, क्लियर, ये होता है। अब इसको जब भी आप डालोगे RX की प्रेजेंस में, RH थोड़ी लेना, अराइल हैलाइड लेना है ना अपने को, तो क्लियर, अराइल हैलाइड लेना है। ARX की प्रेजेंस में जब भी डालोगे आप RMgX को, तो ये करेगा क्या? यहाँ आकर इसके अंदर इस तरीके से कुछ कंपाउंड बनाएगा, जो इसका डायरेक्ट मेथड है वो तो ये है। आप इसको डायरेक्ट याद रखना चाहे तो ऐसे याद रख लीजिए। एक्चुअली में ये करता क्या है, यहाँ आकर कि जो AR है उसके साथ ये कोलैब कर लेता है, AR RMgX, कुछ इस तरीके का कंपाउंड बन जाता है।
और ये कंपाउंड अब क्या करता है, ये कंपाउंड के अंदर जब हम इसके अंदर क्या करते हैं वाटर ऐड करते हैं, H2O ऐड करते हैं। फिनाइल रिएजेंट में आप जानते हो कि वाटर ऐड किया जाता है, तो वाटर इसके जब बॉन्ड को तोड़ता है तो ये कंपाउंड OH ले लेता है, ये कंपाउंड H ले लेता है, प्लस ROH MgX। इस तरीके से आपका कंपाउंड बन जाता है। क्लियर, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद बचता है आपका SN1 प्राइम SN डैश प्राइम, जो PDF में दिया हुआ है लेकिन सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा बता देता हूँ उसके बारे में होता क्या है। इसके अलावा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं डार्जन मेथड की प्रोसेस आपको बताऊंगा, डार्जन रिएक्शन की मैं आपको वो बताऊंगा, मैकेनिज्म बताऊंगा क्या होता है डार्जन रिएक्शन का। मैं अगली यूनिट में बोला था मैंने बताने के लिए, तो वो बताते हैं भाई। आपको जानते हैं वो होती क्या है, एल्कोहल लिया जाता है, उसके अंदर SOCl2 डाल दिया जाता है। आपको बनता क्या है ये तो पता है ना आप लोगों को, बनता क्या है RCl बनता है SO2 प्लस HCl। ये एक जर्नल रिएक्शन होती है, डार्जन रिएक्शन इसका नाम होता है। अब इसकी अगर आपको फॉर्मेशन समझनी है कि होता क्या है सर एक्चुअल में, तो आप इस तरीके से इस कंपाउंड को लिख लीजिएगा, ClSOCl। यहाँ से इस सब्सटेंस को निकाल दीजिए, HCl बन गया। यहाँ से जो बच गया उसको जोड़ दीजिए, OSOCl, इसको जोड़ दिया। अब इसकी फॉर्मेशन हो क्या रही है, इसके अंदर जो ये बॉन्ड है O के साथ जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूट रहा है। ये बॉन्ड बी से लिख देता हूँ, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है S के साथ, यहाँ पे जो बॉन्ड होगा ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पे जो बॉन्ड होगा O के साथ, ये बॉन्ड क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ब्रेकिंग बन जाएगा। बॉन्ड इसके साथ टूट रहा है, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, SO डबल यहाँ आएगा, यहाँ क्लोरीन आएगा, सॉरी क्लोरीन के साथ हम लेंगे तो ये बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है। और इसके साथ ये बॉन्ड क्या बना रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसकी जब इसकी फॉर्म बनेगी तो R के साथ Cl आ जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड आपस में बन रहा है, तो ये प्लस SO2 बना देंगे, ये Cl है। क्लियर, इसी को बोलते हैं डार्जन रिएक्शन। और डार्जन रिएक्शन का मेथड मैंने आपको सिखा दिया है। SN1 प्राइम और SN डैश प्राइम में अंतर क्या होता है ये समझिएगा। एक बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, बड़ा मेजर है कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की, लाइक आप आगे नीट नेट वगैरह ही तैयारी करते हैं, तो SN डैश और SN1 प्राइम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इस क्वेश्चन से आप इस चीज़ को समझ जाएंगे। SN1 प्राइम समझाता हूँ आपको होता क्या है, CH2Cl। अब इसके अंदर आप सिंपल सबसे पहले तो H2 ऐड कर दो SN1 से, SN1 के मैकेनिज्म से H2O डैश ऐड करो। SN1 ये इस रिएक्शन क्या करेंगे, SN1 प्राइम कराऊंगा, इससे SN1 डैश कराऊंगा। इसका अगर आप जानते हो तो आप बिना देखे भी बता सकते हो कि इसमें जो अगली प्रोसेस बनेगी वो ये बनेगी। क्लियर, इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। ये तो किससे बनी, सिंपल SN1 मैकेनिज्म से बनी है। SN1 मैकेनिज्म आप लोगों को आता है, मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा, मैंने डायरेक्ट बना दिया। SN1 डैश की बात करते हैं। जो OH जो भी न्यूक्लियोफाइल बनेगा OH, उसका अटैक पीछे से कराओ, पीछे से SN2 के मैकेनिज्म से। SN1 डैश में क्या करना है, SN2 का मैकेनिज्म अपनाना है। जो भी न्यूक्लियोफाइल था यहाँ पे SN1 के अंदर डायरेक्ट यहाँ अटैक करता है, लेकिन SN1 प्राइम के अंदर पीछे से अटैक कराओ, OH का लगाओ, इस डबल बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दो, CH2, सॉरी ये कुछ इस तरीके से आपका कंपाउंड है, इसको बोलते हैं। और इस कार्बन को एक स्पेशल नोटेशन देने के लिए आप क्या लिख लीजिए, कार्बन स्टार लिख लीजिए, बस सिंपल, ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए SN1 और SN2 के अंदर का। सिंपल SN2 की मैकेनिज्म होती है, SN2 के अंदर भी वही किया जाता है। SN2 का तो SN2 का प्राइम रहेगा, और यहाँ पर आपको SN2 का प्राइम में भी सिंपल जो OH जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल होगा उसको बैक साइड से लेके आइए, और बैक साइड से लेके आए हुए तो ये क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और डबल बॉन्ड जो है उसको शिफ्टिंग कर दीजिए, आपका एक इस तरीके का कंपाउंड बनेगा। क्लियर है, तो इसी के साथ भाई आपकी यूनिट 2 भी जो है वो समाप्त हो चुकी है। ये SN1 और SN प्राइम डैश जो है ये यूनिट सिलेबस में नहीं है। आप PDF डाउनलोड कीजिएगा टेलीग्राम के अंदर से, उसके अंदर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको सोल्यूशन के लिए, आप उनका सोल्यूशन कीजिएगा। अगर कोई समस्या आती हो हमें बताइएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ जल्द ही, तब तक के लिए ओके बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।